जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत का परमाणु हथियार भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 200 वॉरहेड के करीब पहुंच रहा है। मुख्य बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये करी कि जनवरी 2025 तक भारत के पास लगभग 180 परमाणु वॉरहेड्स होने का अनुमान है और भारत ने अभी आधिकारिक तौर पर 200 का आंकड़ा पार नहीं किया है, लेकिन मौजूदा गति को देखते हुए जल्द ही इस स्तर के करीब भारत पहुंच सकता है। भारत केवल हथियारों की संख्या नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उनकी गुणवत्ता और डिलीवरी सिस्टम को बेहतर कर रहा है। भारत इस समय लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें और एयरक्राफ्ट से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता को विकसित कर रहा है। MIRV तकनीक पर काम कर रहा है और कैनिस्टराइज मिसाइल सिस्टम, जिससे मिसाइलें जल्दी लॉन्च की जा सके, इन पे भी भारत काम कर रहा है। सिप्री का अनुमान है कि जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है, भारत बहुत जल्दी 200 के आंकड़े को पार भी कर सकता है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में भारत के भविष्य की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत पर चर्चा हुई। बैठक में ये विचार किया गया कि भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी विदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को खरीदा जाए या नहीं। इस संदर्भ में रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर का नाम सामने आया, जिसे रूस कई वर्षों से भारत को ऑफर कर रहा है। रूस केवल विमान बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि तकनीकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारतीय उद्योग की भागीदारी का प्रस्ताव भी दे रहा है। इससे भारत को कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें मिल सकती हैं। हालांकि भारत का मुख्य फोकस अभी भी AMCA परियोजना ही है, लेकिन अगर जरूरत महसूस होती है तो भारत अपनी तत्काल जरूरतों को देखते हुए किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद भी सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत कोई विदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदता भी है, तो वह केवल AMCA के सेवा में आने तक अंतरिम या इंटरिम सोल्यूशन के तौर पर होगा। यानी स्पष्ट है कि वह विमान Su-57 ही हो सकता है। जर्मनी और फ्रांस ने अपने बहुप्रतीक्षित छठी पीढ़ी के यानी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विमान प्रोग्राम, जिसका नाम FCAS है यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, इसके मुख्य हिस्से को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर तकरीबन 100 अरब यूरो की लागत वाला एक नया फाइटर जेट विकसित कर रहे थे। इस परियोजना में फ्रांस की डसाल्ट एविएशन और जर्मनी स्पेन की एयरबस मुख्य कंपनियां थीं। कई वर्षों से दोनों कंपनियों के बीच तकनीकी नियंत्रण, IP राइट्स और डिजाइन और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। आखिरकार जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह समझौता संभव नहीं है। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी नया मानव रहित संचालित 6th जन फाइटर एयरक्राफ्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि ड्रोन, नेटवर्किंग सिस्टम और कॉम्बैट क्लाउड जैसे कुछ सहायक सिस्टम FCAS के नाम के तहत जारी रह सकते हैं। हालांकि इसमें अभी और कुछ क्लैरिफिकेशन है जिनका आना बाकी है। FCAS यूरोप का सबसे बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट माना जाता था और इसका उद्देश्य अमेरिकी F-35 और भविष्य के चीन और रूस के लड़ाकू विमानों के मुकाबले एक ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट विकसित करना था। परियोजना की विफलता दिखाती है कि यूरोपीय देशों के लिए संयुक्त रूप से बड़े रक्षा कार्यक्रम चलाना कितना कठिन है। भारत के घातक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल के लिए विकसित किए गए स्वदेशी इंजन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। गोदरेज एरोस्पेस ने इस इंजन की पहली सीरियल प्रोडक्शन यूनिट, जिसका नाम D1 है, इसको गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को सौंप दिया है। D1 इंजन की डिलीवरी का मतलब है कि परियोजना अब केवल प्रोटोटाइप चरण से निकलकर वास्तविक उत्पादन की ओर बढ़ रही है। D सीरीज इंजन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया, सप्लाई चेन, टूलिंग और क्वालिटी कंट्रोल को सत्यापित करना है। आने वाले D2, D3 और D4 इंजन में कुछ छोटे उत्पादन संबंधी जो सुधार हैं, जो इसको हम प्रोडक्शन रिफाइनमेंट भी कहते हैं, वो किए जाएंगे। ये बदलाव इंजन के मूल डिजाइन में नहीं होंगे, बल्कि इनकी रिलायबिलिटी, गुणवत्ता, असेंबली की सरलता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए होंगे। इंजन विशेष रूप से घातक स्टेल्थ कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए विकसित किया जा रहा है। इसमें हमें स्वदेशी एडवांस फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यूनिट लगता नजर आ रहा है, जो इंजन के प्रदर्शन, ईंधन के प्रवाह और जो ऑटोनोमस मिशन है उनको नियंत्रित करेगा। रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि यदि भारतीय वायुसेना भविष्य में Su-57 स्टेल्थ फाइटर को खरीदती है, तो वर्तमान इंजन में जो विमान AL-41 का यूज कर रहे हैं, वो आगे चल के AL-51-F1 इंजन को अपग्रेड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी बड़े संरचनात्मक बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल AL-51 को हम प्रोडक्ट 30 के नाम से भी जानते हैं और ये रूस के लिए विकसित किया जाने वाला अगली पीढ़ी का इंजन है। रूस के अनुसार ये इंजन अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में 5 से 7 साल ले सकता है। फिलहाल Su-57 में AL-41 F1 इंजन का उपयोग होता है। प्रोडक्ट 30 इंजन से विमान को अधिक थ्रस्ट मिलेगा,
बेहतर सुपर क्रूज क्षमता मिलेगी, कम ईंधन की खपत होगी, बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिलेगा और कम रखरखाव की लागत आएगी और अधिक विश्वसनीयता मिलने की उम्मीद है। भारत के लिए इसका मतलब काफ़ी गंभीर है, क्योंकि प्रोडक्ट 30 इंजन के तैयार होने का इंतजार भारत फिलहाल नहीं कर सकता, लेकिन इतना रूस ने आश्वस्त कर दिया है कि भविष्य में जब ये तैयार होता है भारत को ये दे दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।